बीपीएससी ऑडिटर का जिन बच्चों ने एग्ज़ाम निकाल लिया है और अब मेंस देने वाले हैं, उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल से मेंस देने वाले हैं, है ना? तो आप लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं है। इकोनॉमिक्स की क्लास ऑलरेडी हम लोगों की स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि समय इस बार बहुत कम मिलने वाला है, तो हम लोग इंतजार नहीं कर सकते। तो रिजल्ट आ चुका है, तो 24 से ही आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो इकोनॉमिक्स एक एक करके हम लोग समाप्त करेंगे। आंसर राइटिंग भी होगा और लाइव आंसर राइटिंग भी इस सेशन में होने वाला है। तो इकोनॉमिक्स के लिए टेंशन फ्री हो जाइए। हाँ, रहा सवाल सिलेबस का, तो हम इकोनॉमिक्स के सिलेबस को डिस्कस कर देते हैं। और ये जो सिलेबस है जिसको आप देख रहे हो अभी, ये हिंदी में भी अवेलेबल है और ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है। ये अभी जो आपके सामने है वो हिंदी में इंग्लिश में है, और इसी तरह से हिंदी में जब जाएंगे तो आपको वो सिलेबस दिख जाएगा। अभी मैं हिंदी भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये सिलेबस जो है वो हिंदी में है, तो इसी तरह से हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आप लोगों को अगर सिलेबस नहीं मिल रहा है तो आप बताइएगा, हम सिलेबस अवेलेबल करवा देंगे, आप वहाँ से सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स के सिलेबस की। देखो, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 में इसको डिवाइड किया गया है। दोनों मिला के आपका एक पेपर होगा। पहले दोनों मिला के 2 पेपर हुआ करता था। टोटल 300 मार्क्स का एक पेपर होने वाला है। इसमें जो पहला सेक्शन है उसमें वो जो है जो पहला सेक्शन बनाया गया है उसमें इकोनॉमिक्स का ढांचा, राष्ट्रीय आय का लेखीकरण, यानी राष्ट्रीय आय को कैसे अकाउंटिंग किया जाता है उसकी बात यहाँ पे किया जाएगा। और इकोनॉमिक्स का ढांचा तो ये सिर्फ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं होगा, ओवरऑल आपको इसको वाइड रेंज में पढ़ना है। उसके बाद आर्थिक विकल्प की बात करें तो उपभोक्ता व्यवहार यानी कंज्यूमर बिहेवियर, फिर उत्पादक व्यापार, इसके साथ ही बाजार का क्या रूप है, तो बाजार के फॉर्म, कंज्यूमर बिहेवियर, फिर प्रोडक्शन का बिहेवियर जो होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। और यहाँ पे ये जो हिस्सा है वो बेसिकली मैक्रो इकोनॉमी का प्लस माइक्रो इकोनॉमी का हिस्सा हो जाता है। तो मैक्रो और माइक्रो मिला के इस टॉपिक को आप तैयार करेंगे। निवेश संबंधी निर्णय, आय और रोजगार का निर्धारण, इन सबसे रिलेटेड। और यहाँ पे लिखा है इसका वितरण, वृद्धि और समृद्धि, आर्थिक प्रतिरूप। तो उस तरह से इन्वेस्टमेंट क्या है और फिर इनकम है, रोजगार है, उसका कैसे रिलेशन है, इन सबको यहाँ पे देखना है। बैंकिंग सिस्टम को देखना है और खास करके विकासशील अर्थव्यवस्था के केंद्रीय बैंक व्यवस्था का उद्देश्य क्या है, फिर वहाँ क्रेडिट कैसे दिया जाता है, और बिहार में जो कॉमर्शियल बैंक काम करता है उससे रिलेटेड। ओवरऑल आपको बैंकिंग सिस्टम, उससे रिलेटेड टर्म, ये सब समझने हैं। करों के प्रकार और अर्थव्यवस्था पे उसका प्रभाव, जो टैक्स सिस्टम है, टैक्सेशन पूरा ही पढ़ लेना है यहाँ पे। और इसके बाद बजट में उसका क्या प्रभाव पड़ता है। जो योजनाबद्ध यानी प्लान्ड डेवलपिंग इकोनॉमी होता है, उसमें बजटीय और राजकोषीय नीति का क्या उद्देश्य होता है, क्यों घाटे का बजट बनता है, क्यों राजकोषीय घाटा होता है, ऐसे कई सारे टर्म है जिसको यहाँ पे आपको समझना है। फिर इंटरनेशनल लेवल पे आप जाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रशुल्क, जो टैरिफ होता है, एक्सचेंज रेट होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, और अलग अलग जो वर्ल्ड बैंक आदि है, तो इस तरह के जो भी संस्था है बैंक से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, वो सारा आपको यहाँ पे पढ़ना है। ये सेक्शन आपका टोटल 6 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। उसके बाद जब दूसरे सेक्शन में आएंगे ना, तो पहला वाला जो आप देख रहे हो ना, इस पहले वाले में मोस्टली इसमें इंडिया तो आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ देख रहे जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था है ना, तो विकासशील अर्थव्यवस्था में हम इंडिया को तो लेंगे ही, साथ में हम इसके वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में भी चीज़ों को देखेंगे। जैसे यहाँ तो क्लियर आपको IMF और सब देख के तो समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे यहाँ कंज्यूमर बिहेवियर है, तो ये सिर्फ भारत से जुड़ा हुआ नहीं होगा, ये हम इसके लिए हम अदर इकोनॉमी का भी एग्जाम्पल लेंगे। अर्थव्यवस्था के ढांचा की जब बात होगी तो सिर्फ भारत से जुड़ा नहीं होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे भारत भी है और उसके साथ अदर कंट्री भी है। लेकिन जब सेकेंड सेक्शन में आएंगे तो इसको कहीं ना कहीं भारत और बिहार का चूंकि एग्जाम है, उसको बिहार से रिलेट किया गया है। इंडियन इकोनॉमी, उसके इकोनॉमी का जो हमारा प्रिंसिपल है DPSP है वो। इसके बाद जस्टिस की बात की गई है, गरीबी हटाने की बात की गई है, जो इंडियन इकोनॉमी का संस्थागत ढांचा है इसकी बात की गई है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, नेशनल इनकम, गरीबी कहाँ कहाँ और कितनी, तो ऐसे करके क्लियर टॉपिक कर दिया है। ओवरऑल इकोनॉमी, उनके फीचर और जो कुछ अप्लाइड सेक्शन है वो यहाँ पर सीधा सीधा दे दिया गया है। एग्रीकल्चर की बात यहाँ भी की गई है, लेकिन यहाँ पे एग्रीकल्चर की बात कम की गई है। सेक्टर के अंदर एक एग्रीकल्चर की बात की गई है, दूसरा टॉपिक में सीधा एग्रीकल्चर है।
एग्रीकल्चर, लैंड पॉलिसी, एग्रीकल्चर के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं और एग्रीकल्चर का इंडस्ट्री से क्या संबंध है और जो चुनौतियां आदि हैं, ये सब यहाँ पे आपको पढ़ना है। उसके बाद इंडस्ट्री सेक्टर में आएंगे, औद्योगिक नीति और जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री है, कैसे मोनोपोली स्थापित किया जाता है, कैसे उसको रोका जाएगा, ये सारी चीज़ें। फिर एग्रीकल्चर आएगा। अब एग्रीकल्चर में देखो, एग्रीकल्चर को हम लोग दो तरीके से यहाँ हैंडल करने वाले हैं। एग्रीकल्चर तो अपने आप में है ही है, उससे रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं वो है। एग्रीकल्चर में प्री एंड पोस्ट एग्रीकल्चर, ये इंपॉर्टेंट है और यहीं से सवाल आते हैं। प्री के एग्रीकल्चर के अंदर आएगा जब खेती होती है उस दौरान जो चीज़ें होती है उसको लेकर, और पोस्ट एग्रीकल्चर में आएगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जब एग्रीकल्चर तैयार हो जाता है, मार्केट पॉलिसीज। फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो पोस्ट एग्रीकल्चर के अंदर आता है, इंश्योरेंस आदि भी उसके अंदर आते हैं, ये सब है। फिर बजट में आ जाएंगे, राजकोषीय क्या है, मनी एंड बैंकिंग में आएंगे, क्रेडिट में आएंगे, हमारी जो इंडिया की बैंकिंग व्यवस्था है उसको हम देखेंगे और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको देखा जाएगा। विदेशी व्यापार अदायगी कोष, तो इस सब को लेकर भारतीय योजना, जो हमारी योजनाएं चल रही थी उनसे रिलेटेड क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, क्या सुधार हुआ, क्या समस्याएं थी, और खास करके फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन का जो रिफॉर्म है वो भी यहाँ पे देखना होगा। और ओवरऑल यहाँ पे जो 8 टॉपिक है ना, इससे रिलेटेड आप समझो कि बिहार की चीज़ें भी आपको पढ़नी है, बिहार का डाटा भी करना है। लेकिन चूंकि इंडस्ट्री के अंदर सर्विस सेक्टर में बिहार बहुत ज़्यादा नहीं है, तो एग्रीकल्चर को यहाँ ज़्यादा फोकस किया गया है। अब सरकार इंडस्ट्री के अंदर भी बिहार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। वो सारे करंट अफेयर्स के डाटा, जो हमारे मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, ये सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर करते हो तो आपका इकोनॉमिक्स क्लियर होगा। सुनने में, देखने में आसान लग रहा है, लेकिन यहाँ ये जो इकोनॉमिक का सब्जेक्ट ही है ना, ये कन्वेंशनल प्लस डायनेमिक हो जाता है, C+D। कन्वेंशनल का मतलब ये है कि आपको जैसे अगर बैंकिंग सिस्टम पढ़ोगे तो इसकी कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट को तो पढ़ना ही है, लेकिन ये बहुत डायनेमिक है, बहुत सारी चीज़ें बदल रही है, नए आंकड़े आ रहे हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट जब पढ़ेंगे, या चलिए इसको छोड़ दीजिए, अभी 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 जस्ट पर कैपिटा नहीं सॉरी मार्केट रेट पे, चालू मुद्रा, चालू कीमत पे अभी जस्ट कल का डाटा है कि बांग्लादेश का जो पर कैपिटा इनकम है ना, वो निकल गया आगे और हम लोग पीछे आ गए। तो जो नॉमिनल पर कैपिटा इनकम था वो उसमें बांग्लादेश आगे निकल गया और हम फंस गए, हम पीछे आ गए। तो नॉमिनल क्या होता है, फिर नॉमिनल क्या होगा, नॉमिनल मार्केट प्राइस पे होता है, चालू पे होता है। और जो जो जिसको हम एक्चुअल में नेशनल इनकम के साथ जोड़ते हैं, तो वो क्या होता है, वो फिक्स टाइप का होता है जिसमें बेस ईयर को हम लोग लेते हैं। तो ऐसे कई कॉन्सेप्ट हैं जिसको क्लास के दौरान हम लोग क्लियर करने वाले हैं, और इसलिए कह रहा हूँ कि ये डायनेमिक हो जाता है। अब आज का डाटा आपको पुट करना है, इकोनॉमिक सर्वे का डाटा पुट करना है, बजट का डाटा पुट करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको ऐड करनी है। जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कुछ न्यूज चल रहा है, कुछ अदर डाटा है, वो सब आपको यहाँ पे यूज करना होगा। अगर ऐसे करके आप इसको तैयार करेंगे ना, तो इकोनॉमिक्स अच्छा स्कोर देता है, बहुत अच्छा स्कोर देता है। तो इकोनॉमिक्स को हम लोग आसान करेंगे और इतने टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं, अच्छे से करने वाले हैं। और एक चीज़ हम क्लियर कर दें, एक चीज़ क्लियर कर लो, जो आपका सिलेबस है ना, अगर सिर्फ सिलेबस को ही स्ट्रिक्टली करके जाएंगे तो आपका क्वेश्चन छूटेगा, ये गांठ बांध के रख लीजिए। आप इकोनॉमिक्स में गलती करेंगे, आपका क्वेश्चन छूटना ही छूटना है। हम इसके साथ भी इसके अप्लाइड सेक्शन और जो इसके पेरीफेरी में टॉपिक आएगा जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, इसको भी कवर करेंगे, या आपको कवर करना है। आप ये सोचोगे कि हूबहू जो टॉपिक है उसका हम नोट्स तैयार कर लें और उसको पढ़ के समझ लें और हो जाएगा, नहीं। ये आपको समझ में आएगा जब क्लास के दौरान आप देखोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि इकोनॉमिक्स कितना डायनेमिक है। देखने में ईजी लगता है, ईजी हम ये नहीं कहेंगे बहुत टफ है, लेकिन डायनेमिक होने के कारण ये आपको फंसा सकता है, और हमें फंसना नहीं है, हमें मैक्सिमम स्कोर चाहिए। तो इसके बियॉन्ड भी हमें जाना होगा और सिलेबस को कवर करना होगा। तो ये है इकोनॉमिक्स का सिलेबस, और आई थिंक इतना काफ़ी है। और हम मिलते हैं क्लास में। अगर आपको क्लास करना है तो आप 24 तारीख से क्लास स्टार्ट होगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने फिर से कहा, आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग लेके चलेंगे। और अब लाइव आंसर राइटिंग, जिसको लॉ कहते हैं ना, उसको भी हमने ऐड कर दिया है। लाइव आंसर राइटिंग सेशन जो है
बड़ा यूनिक तरीके से होगा और आपके सारे हेजिटेशन को, आंसर लिखने की गलतियों को, वो सब हम लोग ठीक कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ध्यान रखिए अपना और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।